Hello बच्चों, let's see this question. Cell growth is a continuous process in terms of A. Cytoplasmic increase, B. Increase in DNA content, C. Increase in protein content, D. Increase in the total cellular content. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि सेल ग्रोथ को हम एक कंटिन्यूस प्रोसेस मान सकते हैं इन टर्म्स ऑफ A. Cytoplasmic increase या increase in DNA content या increase in protein content और increase in total cellular content, इनमें से कौन सा? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल। सेल साइकिल जो होता है बच्चों, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है बच्चों एमफेज। इंटरफेज वो फेज होता है बच्चों जहां पे सेल प्रिपेयर करता है फॉर द सेलुलर डिवीजन। और मेटा एम फेज कौन सा होता है बच्चों? एम फेज वो फेज होता है जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर करता है। इंटरफेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री पार्ट, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज में। और एम फेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों चार डिफरेंट फेज में, जो होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अभी एक एक करके देखते हैं बच्चों डिफरेंट फेजेस में क्या क्या होता है। G1 फेज जो होता है बच्चों, इसमें जितना भी सेलुलर कंटेंट्स हैं, सेलुलर प्रोटीन्स हैं, इन सब का डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है एक्सेप्ट दी क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है बच्चों वो एस फेज में होता है। क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन मतलब यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन और डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस अकर करता है बच्चों एस फेज में। अभी G2 फेज में क्या होता है बच्चों? जो डीएनए सिंथेसिस में अगर कोई मीन्स अगर कोई चूक हो गई हो तो उन भूल या चूक्स को हम ठीक करते हैं इसमें G2 फेज में। मीन्स यहाँ पे डबल चेक किया जाता है, यहाँ पे क्रॉस चेक किया जाता है और रिपेयर किया जाता है कोई भी अगर भूल हो गई हो एस फेज में। ठीक है बच्चों, अभी बढ़ते हैं प्रोफेज को। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो लोग मेटाफिजिक प्लेट में एक अपने आप अरेंज हो जाते हैं। और एनाफेज में बच्चों जो क्रोमोसोम्स होता है उनके जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। टेलोफेज में बच्चों जो क्रोमैटिड्स अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में पहुंच चुके हैं उनके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और एक टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है इन दी टेलोफेज। तो इन सब में हमको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? इन सब में हमें ये देखने को मिल रहा है कि इन इंटरफेज, इन G2 फेज, G1 S एंड G2 फेज, यहाँ पे इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो ही रहा है। इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म हमें को देखने को मिल रहा है। एम फेज ऑल्सो, इन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इन चारों में भी हमें साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इन सारे फेजेस में साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो ही रहा है। ठीक है बच्चों, और डीएनए कंटेंट का जो इंक्रीज है बच्चों ये सिर्फ हमें देखने को मिल रहा है इन एस फेज। ओनली इन एस फेज हमें डीएनए सिंथेसिस होने से डीएनए कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। प्रोटीन कंटेंट बच्चों इंक्रीज हो रहा है ओनली इन G1 फेज एंड G2 फेज और एस फेज में भी। मीन्स G1 एस और G2 फेज को छोड़ देने से ना ही हमें प्रोफेज, ना ही मेटाफेज, ना ही एनाफेज या फिर टेलोफेज में हमें प्रोटीन का कंटेंट में कोई इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और टोटल टोटल इंक्रीज इन टोटल सेलुलर कंटेंट ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल सेलुलर कंटेंट में बच्चों डीएनए कंटेंट भी आ रहा है और प्रोटीन कंटेंट भी आ रहा है। अगर ये दोनों ही आंसर्स नहीं है तो ये भी कभी आंसर हो ही नहीं सकता। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर कौन सा बच्चों? द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। तो साइटोप्लाज्मिक के इंक्रीज के टर्म में हम कह सकते हैं कि सेल ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। Hope you understood this well. Thank you.